वेलकम बैक वंस अगेन टू जीपैट मेंटर। और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के एक पर्टिकुलर टॉपिक जिसका नाम है रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, उसके बारे में। रेडियो फार्मास्यूटिकल्स को अपन यदि डिफाइन करें तो रेडियो और फार्मास्यूटिकल दो वर्ड के अंदर ब्रेक डाउन किए जा सकते हैं। तो एक वर्ड जो कि रेडियो है वो रेडियो आइसोटॉप से रिलेटेड है, रेडिएशन से रिलेटेड है, रेडियो एक्टिविटी से रिलेटेड है, जबकि जो दूसरा वर्ड फार्मास्यूटिकल है वो ऐसे फिनिश प्रोडक्ट से रिलेटेड है जो कि कहीं ना कहीं हमारे पूरे बॉडी में किसी प्रकार के डिजीज, डिसऑर्डर या कंडीशन को बेहतर बनाने के लिए, उसको क्योर, मिटिगेट या प्रिवेंट करने के लिए यूज किए जाते हैं। तो रेडियो आइसोटॉप्स आर यूज्ड इन रेडियो फार्मास्यूटिकल फॉर देयर थेरेपेटिक इफेक्ट और फॉर द स्टडी और आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिजीज, कंडीशन और डिसऑर्डर। अंग्रेजी में बोला है, खैर इसे मैं अभी आपको लिख के भी समझा दूंगा। कुछ चीजें जैसे डेफिनेशंस वगैरह मैंने बोली है उसको बैक करके दोबारा सुन लीजिएगा, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल का जो हमारा टॉपिक है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसे अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अपनी नोटबुक्स खोल लीजिए और शुरू करिए लिखना जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाते जा रहा हूं। तो रेडियो फार्मास्यूटिकल्स, तो मैंने दोनों टर्म्स को आपको बता दिया कि रेडियो आइसोटॉप्स और थेरेपेटिक एक्टिविटी। अब यहाँ पे मैंने रेडिएशन या फिर रेडियो एक्टिविटी ना लिख के रेडियो आइसोटॉप्स क्यों लिखा है? क्योंकि हम जितने भी एप्लीकेशन यूज करते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स में वो बेसिकली रेडियो आइसोटॉप्स ही होते हैं। तो हम रेडियो आइसोटॉप्स का मेजर यूज लेते हैं रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर, जो कि हमें थेरेपेटिक एक्टिविटी दिखाते हैं किसी पर्टिकुलर डिजीज, डिसऑर्डर या कंडीशन के अंदर, या फिर कई बार आइडेंटिफिकेशन में भी काम आता है। अब इस पूरे चीज को समझने से पहले आपको एटम समझना होगा। खैर मुझे पता है कि आपको पता है, लेकिन फिर भी एक बार आपको बता देना मेरा फर्ज बनता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि सपोज कर लीजिए कि ये हमारा न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है कि न्यूक्लियस हमारा जो एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, सपोज कर लो कि हमारे पास कैल्शियम है जिसकी जो एटॉमिक नंबर है 20 है और जो हमारा मास नंबर है वो 40 है। तो सबसे पहले वापस यहाँ आ जाते हैं, उसको समझाता हूँ अभी मैं। तो पहले मास नंबर देखिए, मास नंबर को हम ए से डिनोट करते हैं, 40 होता है। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, ये 20 होता है। अब कैल्शियम की बात कर रहे हैं, हर एक एलिमेंट का अपना अपना होता है, ये भी आपको पता है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो ये जानना क्यों जरूरी है? अब देखिए मास नंबर जो ए है, ए इज इक्वल टू एन प्लस पी। अब यहाँ पे एन न्यूट्रॉन है, पी प्रोटॉन है। व्हाट इज आवर न्यूक्लियस? न्यूक्लियस इज न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, राइट? तो यदि हमको न्यूट्रॉन की वैल्यू पता हो, प्रोटॉन की वैल्यू पता हो, तो हम न्यूट्रॉन की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अब इसे ऐसे देखिए कि अब हम Z को देखते हैं, तो वो भी अभी वहां कनेक्ट करूंगा मैं इसे। तो Z जो है, Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लगभग सारे केसेस में ऐसा ही होता है। अब ये जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया, जो हमारा न्यूक्लियस अनस्टेबल है, इसमें खास टर्म मैंने अभी जोड़ा है क्योंकि ये आपका MCQ बन सकता है। अनस्टेबल यदि न्यूक्लियस हो जाए, यदि हमारा न्यूक्लियस जो है वो अनस्टेबल हो जाए, तो क्या होगा? रेडियो एक्टिविटी शो करेगा। रेडियो एक्टिविटी कौन शो करेगा? तो वो पर्टिकुलर एलिमेंट शो करेगा जिसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है। रेडियो एक्टिविटी होती ही इस वजह से है। अब अनस्टेबल क्या है कि जो नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन की, उसके अलावा यदि एक्स्ट्रा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन उसके अंदर पाए जाएंगे जिसके कारण उसकी नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस आएंगी, तो हमें रेडियो एक्टिविटी दिखेगा। एकदम डीप में नहीं जाना है, ऊपर ऊपर सतह सतह से पढ़ लीजिए, पानी वहीं से पीना है, ठीक? तो अनस्टेबल न्यूक्लियस से रेडियो एक्टिविटी होती है। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? रेडियो एक्टिविटी इज एमिशन ऑफ व्हाट? एमिशन ऑफ व्हाट? अल्फा पार्टिकल। ये तुमने पढ़ा होगा। इसके अलावा दो पार्टिकल और होते हैं, एक का नाम बीटा, एक का नाम गामा। हमें बीटा से मतलब है बीटा नेगेटिव, बीटा पॉजिटिव से नहीं है। इतना डीप में भी नहीं जाना है। आपको पता है इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से सिर्फ एक या दो सवाल, एक सवाल, दो भी नहीं, एक सवाल बनता है लगभग हर साल अपना जीपैट के अंदर। तो अपन उसी के हिसाब से पढ़ेंगे। बाकी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इसके अंदर, तो इतना डीप लगभग ये नहीं जाना चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया। अब जब आपको ये समझ में आ गया कि ए क्या होता है, जेड क्या होता है, तो आपको आइसोटॉप्स, आइसोबार और आइसोटोन, ये तीन टर्म्स हैं, ये आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैंने ये न्यूक्लियस क्यों बनाया था, मैं दोबारा इसको बता दे रहा हूँ। इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं और ये बाहर की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन होता है। ये मैंने सेम अलाइनमेंट में लगा दिया है, लेकिन आपको पता है कि ये अलग अलग जगह पे कहीं भी पाए जा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इनके लिए मिलते ही नहीं है। तो मास नंबर और एटॉमिक नंबर, अब इसके बेसिस पे हम आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटोन्स पढ़ेंगे। तो आइसोटॉप्स क्या होता है? सेम हमारा एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर। अब इसमें क्या है, सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि ये हमारे पास हो गया सेम एटॉमिक नंबर C6, ये 12,
C6 ये 14। अब आपको पता है इतनी बार आपने सुना होगा इसे, इतनी बार सुना होगा कार्बन एंड कार्बन 6 तो हमारा क्या है, ये है हमारा Z एटॉमिक नंबर और ये है हमारा A। कार्बन 12 एंड कार्बन 14, अभी के लिए मैं इसे ऐसे लिख दे रहा हूं। तो कार्बन 14 क्या है, कार्बन डेटिंग में यूज होता है कि नहीं। तो इसी तरीके से ये हमारे आइसोटॉप्स हो गए। और भी एग्जांपल है इसके कई सारे, अब देख लीजिए। अब जैसे आप क्लोरीन देख लीजिए, क्लोरीन हमारा 35 भी है, क्लोरीन हमारा 37 भी है, यूज होता है कि नहीं। ये आपके आइसोटॉप्स आपको समझ में आएगी नहीं। अब इसके बाद आइसोबार्स पे आ जाते हैं। अब देखो ऐसा भी होता है कि तुम्हें कई बार आइसोटॉप्स पेपर के अंदर आइसोटॉप और आइसोबार्स ही समझ में नहीं आएंगे कि सर कौन से वाले में सेम और डिफरेंट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम टॉप को लेते हैं। ये हमारा टॉप है भाई। आइसोटॉप, हमेशा आइसोटॉप को टॉप में रखना है। कैसे, आपको कभी भी आइसोबार आइसोटोन से पहले आइसोटॉप ही याद आएगा, क्योंकि यही आपको बार 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 ज़्यादा बार पढ़ाया गया है। और हमारा रेडियो फार्मास्यूटिकल में भी आइसोटॉप से ही काम होता है। तो अब कोई भी टेबल बनाई जाएगी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो टॉप पे कौन आएगा, ए आएगा। ए से क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बच्चों को, क्योंकि वो बार बार इस ट्रिक को नहीं समझ पाते हैं कि ये सिंबल है और हम यहाँ बात कर रहे हैं। आइसोटॉप्स मीन एटॉमिक नंबर, लेकिन वो सिंबल ए क्या है, ए है हमारा मास नंबर। मैं आपको इसे कैसे समझा रहा था कि ये सपोज कर लो ये कोई टेबल है, तो टेबल की टॉप 1 शेल्फ में कौन होता है, ए होता है, फिर बी आता है, फिर सी आता है। यदि तो ए से हम क्या कहते हैं, ए से एटॉमिक नंबर होता है, ना कि ए से आप इसको सिंबलाइज करके इसको मास नंबर समझ लीजिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन जैसे मुझे याद हो गया था आपको भी याद हो ही जाएगा, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आइसोटॉप्स सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, आइसोबार्स सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। अब देखो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, मैं तुमको क्या ही बताऊं, कितना मजा आता है इसके एग्जांपल लिखने में। सबसे पहला आर्गन और कैल्शियम, ये 18 ये 20, लेकिन दोनों का मास नंबर 40। 18 और 20 दोनों का मास नंबर 40। इसके अलावा आप कोबाल्ट को भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है कोबाल्ट और निकल। कोबाल्ट 27 निकल 28, लेकिन दोनों का मास नंबर 64। तो इस तरीके से आपको आइसोबार्स भी समझ में आ गया होगा। इससे डीप नहीं जाना है, जितना समझाया उतना समझो, लिखो इसे, मजा आएगा तुम्हें लिखने के बाद। तुम्हें लगेगा कि नोट्स बन रहे हैं, एक्चुअली में बढ़िया नोट्स बन रहे हैं। कोई मतलब क्योंकि ये बेसिक्स है। अब आइसोटोन्स की बात कर लेते हैं। सेम न्यूट्रॉन बट डिफरेंट प्रोटॉन नंबर, ये यहां मिस हो गया था, ऐड कर लीजिएगा। सेम न्यूट्रॉन एंड डिफरेंट प्रोटॉन नंबर। तो आपको पता है, आपको क्या पता है कि हमारा जो मास नंबर होता है, जो कि मैंने यहां बता रखा है, तो A इज इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो यदि हमें इनमें से कोई एक भी पता है, सपोज कर लो हमें न्यूट्रॉन पता है, तो हम A माइनस पी कर सकते हैं। तो हमें न्यूट्रॉन पता करना है, तो अगर हमें प्रोटॉन पता है तो हम A माइनस पी कर सकते हैं। वहीं हमें प्रोटॉन पता करना है तो हम A माइनस एन कर सकते हैं कि नहीं। तो ये फॉर्मूला हमारे काम का हुआ कि नहीं। वैसे मुझे पता है ये 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा दिया गया होगा तुम्हें, हमें पता है, तुम्हें अभी तक बोरिंग लग रहा है। वापस आते हैं हम रेडियो एक्टिविटी पे। तो रेडियो एक्टिविटी क्या थी, प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का कॉज क्या है, अनस्टेबल न्यूक्लियस उसका कॉज है। रेडियो एक्टिविटी में निकलता क्या है, तो अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल। अब इनके कुछ जेनरिक इक्वेशन है, वो मैं आपको बताऊंगा जब मैं इन्हें पढ़ाऊंगा। तो ये सारी चीजें जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है आपको बिल्कुल समझ में आ गई। अच्छा चलो इसके बाद अपन आइसोटोन्स का भी एग्जांपल देख रहे थे, फिर कहोगे कि सर ने वो नहीं समझाया। तो अपन ले लेते हैं, अपने पास है फिर से अपने फेवरेट्स कैल्शियम और पोटेशियम। तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 40, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 39, और ये रहा हमारा 19 और ये रहा हमारा 20। ठीक, तो इसमें हमें पता है कि ये जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं, 19 माइनस 20, तो फिर हमारे पास आ जाएंगे 20 न्यूट्रॉन। और फिर हमारे पास 39 है, 39 है, जिसको हम माइनस करेंगे 19 से, तो इसके अंदर हमें फिर पता लग जाएंगे कि 20 न्यूट्रॉन है। लेकिन ये तुम्हें पता चला कि नहीं कि ये कैसे हुआ। ये हमारा मास नंबर है, ये हमारा एटॉमिक नंबर है। तो एटॉमिक नंबर में से जब मास नंबर गलत करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे, तो तुम्हें न्यूट्रॉन मिल जाएगा। एक और टर्म है हाफ लाइफ, इसको टी हाफ से करके डिनोट करते हैं। हाफ लाइफ क्या है कि एक पर्टिकुलर सैंपल जो आपको दिया हुआ है किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का जो कि रेडियो एक्टिव है, इसको आप ऐसे लिख लीजिए, सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो टी हाफ क्या है, टी हाफ ये नहीं है सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। टी हाफ इज द टाइम रिक्वायर्ड बाय ए सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट टू डिसइंटीग्रेट into its half from its original value। सपोज दैट हमारे पास 100 ग्राम कुछ था जो कि रेडियो एक्टिव था, तो वो 50 ग्राम कितने समय में होगा, दैट इज हिज टी हाफ।
उस एलिमेंट का टी हाफ है। तो इस तरीके से तुम्हें टी हाफ का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया होगा, इसे हाफ लाइफ कहते हैं, ठीक है। तो यहां मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। चलो मैं इसे इरेज करता हूं और इसके बाद अपन पढ़ेंगे अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास ये जो टेबल है अल्फा बीटा गामा पार्टिकल की, इसको समझने से पहले हमें यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी को समझना चाहिए। अब यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी में हर बार मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। यहाँ अब भाई ऑप्शन यही होंगे, इनके अलावा कोई अलग ऑप्शन नहीं होगा। आप ये लगा के आओगे, ठीक, क्यूरी लगा के आओगे। अभी बताओ कमेंट सेक्शन में कितनों को पता था कि ये क्यूरी होगा? है क्या पढ़ते हो भाई? अच्छा पढ़ने आए हो, ठीक है। तो सही बता देते हैं, बैक्यूरल इज द एसआई यूनिट, हम इसे एसआई यूनिट कहते हैं। एंड दिस इज 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। तुमने यहाँ बहुत बार डीपीएस देखा होगा, डीपीएस का फुल फॉर्म है 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, ठीक है। डीपीएस दिल्ली पब्लिक स्कूल नहीं है, ठीक है, ये दिल्ली पब्लिक वाले। कमेंट सेक्शन में बताना कौन सा दिल्ली पब्लिक स्कूल से पढ़ा है, कोई सा नहीं पढ़ा है, मुझे पता है, कमेंट आना ही नहीं है ऐसा। तो हाँ, तो अपन बात कर रहे थे एसआई यूनिट के बारे में। तो एसआई यूनिट क्या है हमारी? बैक्यूरल इज द एसआई यूनिट, जिसका मतलब अगर आप उसे एक्सपेंड करोगे तो इट विल कम 2.7 इंटू 10 की पावर -11 क्यूरी CI, ठीक। अब क्यूरी क्या है? 3.7 इंटू 10 की पावर 10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये हमारा क्यूरी हो गया। रदरफोर्ड 10 की पावर 6 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। हमारा रोटेंगन हो गया, ये हो गया 2.58 इंटू 10 टू पावर -4 कूलम पर केजी। अब ये जो है इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है। ये सवाल कैसे बनता है, अब ये समझो कि पूछ देगा कि जो हमारा रोटेंगन है, रोटेंगन जो हमारा है, ये भाई साहब इज इट इक्वल टू 0.0258 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम पर केजी। सही है कि नहीं बताओ? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं कमेंट करो, सही है सर, यस। तो 0.0258 इंटू 10 की पावर -6 कूलम पर केजी। इज दिस राइट? यस इट इज राइट। और ऐसे ही सवाल आएंगे आपके एमसीक्यूज के अंदर, या फिर आप कोई बुक्स वगैरह या फिर टेस्ट सीरीज लगाओगे तो इस तरीके से आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। अब इसके बाद आ जाता है हमारा रैड, RAD। ये हमारा हो जाता है 10 की पावर -2 जूल पर केजी। और लास्ट में हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये लगभग सबने पढ़ा होगा, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। अब आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग, ठीक है। तो 10 की पावर 7 अर्ग इज इक्वल टू, तो अगर यदि आप इसे कन्वर्ट करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, अरे सॉरी मिस्टेक हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं भाई, 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग्स। तो यदि आप इसे कन्वर्ट करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 10 की पावर -13 अर्ग में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी एक क्वांटिटी बनती है जिसको आपको लिखना है अपनी कॉपीज के अंदर, ठीक। समझ में आया ये कैसे हुआ, ठीक। तो अब आ जाते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट टेबल के ऊपर, जो कि हमारे पास यहाँ है अल्फा बीटा एंड गामा की टेबल। इसमें सबसे पहले कि यदि अल्फा के ऊपर क्या नेट चार्ज है, यदि ये पूछा जाए तो वो हमारा पॉजिटिव होता है, बीटा के ऊपर नेगेटिव होता है और गामा के ऊपर न्यूट्रल होता है। गामा को यूजुअली लोग एनर्जी का फॉर्म मानते हैं, खैर एनर्जी के फॉर्म तो ये भी है, लेकिन इसको प्योर एनर्जी मानते हैं, ठीक। कई सारे बुक्स के अंदर लिखा हुआ है। तो इसके बाद अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल का एटॉमिक मास कितना होता है? दिस इज व्हाट, दिस इज एटॉमिक मास। तो ये होता है 4 AMU, 5.5 इंटू 10 की पावर -4 AMU। काफी कम मास होता है यहाँ पे अल्फा पार्टिकल के मुकाबले। बीटा पार्टिकल का ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे -4 है और यहाँ अभी 4 AMU है, ठीक। नील या फिर नेग्लिजिबल माना जाता है, बिल्कुल। अब अल्फा पार्टिकल में कौन सा पार्टिकल एमिट हो रहा है? तो इसे हीलियम 2+ का पार्टिकल कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहा है और यहाँ इसको एनर्जी कहते हैं। इसको आप प्योर लिख लीजिएगा, ठीक, प्योर एनर्जी। अब इसके बाद आती है दो चीजें, पेनिट्रेशन पावर और आयनाइजेशन पावर। मैंने यहाँ पे सिंबल्स क्यों बनाए हैं? क्योंकि यहाँ देखिए, मैंने सिंबल्स बनाने का मतलब ये है कि आप अपने कॉपीज में भी ऐसे सिंबल बनाएं ताकि आपको पता चले कि अल्फा पार्टिकल हैज द लोवेस्ट पेनिट्रेशन पावर, वेयर एज गामा पार्टिकल हैज द हाईएस्ट penetration power and alpha particle has the highest ionization power and gamma particle has the lowest ionization power। इसी वजह से मैंने बीच में कुछ नहीं बनाया। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है जो कि मैंने बीटा पार्टिकल में लिखा है। तो बीटा पार्टिकल में मैंने लिखा है 100x। ये 100x का मतलब ये है कि जो अल्फा पार्टिकल की पेनिट्रेशन पावर है वो बीटा पार्टिकल उससे 100 गुना ज्यादा पेनिट्रेशन पावर रखता है, ठीक। और सबसे हाईएस्ट तो हमें पता ही पेनिट्रेशन पावर तो यूजुअली पूछ ही लेता है। और इसे मॉडरेट कह लीजिए बीच का, जितना हाई ये है उससे कम ये और उससे कम ये, हाईएस्ट
लोवेस्ट, ठीक। तो इस टेबल को ऐसे का ऐसा ही लिख लीजिएगा, मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहां से सवाल पूछे जाते हैं और बच्चे काफी ज्यादा मिस्टेक करते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद अपन कुछ डिटेक्टर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। वैसे मैं इसका बेसिक आपको बता देता हूं। डिटेक्टर्स अपन जीएम गीगर मूलर काउंटर पढ़ते हैं, प्रोपोर्शनल काउंटर कहते हैं, पीसी में कहता हूं इसको प्रोपोर्शनल काउंटर। और एक और काउंटर आपको पढ़ना है जिसका नाम मेरे हिसाब से आयनाइजेशन चैम्बर कहते हैं। यस, आयनाइजेशन चैम्बर। इसके अलावा स्किंटिलेटर्स भी होते हैं। इसको मुझे प्रोनाउंस करने नहीं आता है, थोड़े से आपका सर का प्रोनाउंसिएशन वीक है भाई इसको बोलने में, ठीक है। तो इसमें लिक्विड यूज होता है। अब यहाँ खास बात यह है कि ये जो लिक्विड है, हम जब सैंपल को लिक्विड फॉर्म में डालेंगे तो किस फॉर्म में डालेंगे, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हो जाता है कि हम एम्प्यूल्स की फॉर्म में डालेंगे, राइट। एम्प्यूल्स, हमारे पास एम्प्यूल्स होता है, इन फॉर्म के अंदर हम लिक्विड को डालेंगे उसके अंदर। तो इस तरीके से हमारा सही हो जाएगा स्किंटिलेटर्स, जो कि लिक्विड फॉर्म में डाले जाते हैं एम्प्यूल्स की। चलो तो अब डिटेक्टर्स पे ध्यान देते हैं। किस किस डिटेक्टर से हम लोग जो रेडियो एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उनमें जो रेडिएशन हो रहा है उसको कैसे कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं। अब इसके 3 पर्टिकुलर पॉपुलर तरीके हैं। सबसे पहला है जीएम काउंटर, गीगर मूलर काउंटर। मुझे पता है तुम्हें एमयू नहीं दिख रहा है, ठीक है, आई नो दैट। गीगर मूलर काउंटर, अनदर वन इज आयनाइजेशन चैम्बर एंड लास्ट वन इज प्रोपोर्शनल काउंटर। अब इन सारों के अंदर एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, एमिशन ऑफ पार्टिकल्स, जिसे हम रेडिएशन का नाम देते हैं, जिनके कारण क्या होता है, सारों के अंदर सेम है, मैंने बस एक जगह लिख दिया क्योंकि आयनाइजेशन चैम्बर को आप ऐसे ही समझोगे ज़्यादा आसान रहेगा। रेडिएशन हुआ, आयनाइजेशन के कारण चेंज इन पोटेंशियल हुआ, चेंज इन पोटेंशियल हुआ तो करंट फैला और हम करंट फ्लो हुआ, सॉरी फैला नहीं, फ्लो हुआ और हमें रीडिंग मिल गई। तो ये है बेसिक किसी तरीके से करंट कैसे चलता है। बेसिकली रेडिएशन होता है, आयनाइजेशन होता है, चेंज इन पोटेंशियल होता है और फिर हमें करंट मिलता है। तो अब गीगर मूलर काउंटर की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ गैस को हम यूज़ करते हैं जो कि इसको पूरे को भरे रहती है। जो एक पर्टिकुलर हमारे पास जैसे एक सिलेंड्रिकल शेप है, ये हमेशा माइका और एलॉय स्टील की बनी होती है। ये ऐसा कुछ मान लीजिए, ऐसा कुछ है। दिस इज मेड ऑफ आइदर माइका और एलॉय स्टील, अलॉय कह लीजिए, अलॉय या माइका और माइका अलॉय का बना हुआ है। तो अब इसमें क्या है कि हम यहाँ पे गैसेस को भरते हैं। यहाँ कहीं रीडिंग हो रखी होती है इस पैनल पे, ये हमारी कोई विंडो होती है। इस विंडो से एमिशन वाले जो भी हमारे पास रेडिएशन पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर आते हैं। अब इसके अंदर आते हैं तो ये हमारे जो पार्टिकल्स हैं इसमें भरे होते हैं। तो हम प्रोपोर्शनल काउंटर और जीएम काउंटर दोनों को एक साथ लेके चलते हैं। अब यहाँ क्या होता है कि जीएम काउंटर में आर्गन गैस भरी होती है, प्रोपोर्शनल काउंटर में हमारे पास क्रिप्टॉन गैस भरी होती है। क्रिप्टॉन, यस। तो आपको ये पता है आर्गन के अलावा आप हीलियम भी यूज कर सकते हैं। तो हीलियम और आर्गन इज less in molecular mass than krypton. So in which of the following counters heavier gas is used? Proportional counter. Krypton is used in which kind of detector? Proportional counter. Argon is used in which kind of counter? GM काउंटर। हीलियम इज यूज्ड इन विच काइंड ऑफ काउंटर? GM काउंटर। तो ये हमारे सवाल कुछ थे जो कि लग गए हैं। अब इसके अलावा ये आते हैं, एक बहुत बड़ा सा यहाँ पे टर्म लिखा हुआ है, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन। क्या आया वर्ड? पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन हम यूज करते हैं किस लिए? टू इंसुलेट द इलेक्ट्रोड्स। सही हो गया, टू इंसुलेट द इलेक्ट्रोड्स। इसके अलावा एक और चीज आपको बतानी पड़ेगी मुझे। देखिए ये होता है क्वेंचिंग गैस। क्वेंचिंग क्या होता है? टू फ्लेम, टू फ्लेम, टू फ्लेम, ऐसे क्वेंचिंग इसे कहते हैं। अगर आप गूगल पे जाएं, टू फ्लेम। क्वेंचिंग गैस क्या करता है? उसका काम क्या है कि फॉल्स रीडिंग जो हमारे पास आती है, फॉल्स रीडिंग को डिटेक्ट करता है। व्हाट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द फॉल्स रीडिंग? क्वेंचिंग गैस। जीएम काउंटर में कौन सा क्वेंचिंग गैस यूज होता है? तो अल्कोहल वेपर यूज होता है, अल्कोहल वेपर या फिर ब्रोमीन वेपर यूज होता है। प्रोपोर्शनल काउंटर में कौन सा क्वेंचिंग गैस यूज होता है? तो ब्रोमीन या फिर क्लोरीन वेपर यूज होता है। ये वेपर की फॉर्म में ही होंगे, तभी तो जाके हमारे क्रिप्टॉन और आर्गन के सेम स्टेट के अंदर हमारी जो क्वेंचिंग गैस है वो काम करेगी। ये हमारी क्वेंचिंग गैस हो गई इसी में, ठीक। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज मोडिफाइड आयनाइजेशन चैम्बर? मोडिफाइड आयनाइजेशन चैम्बर होता है प्रोपोर्शनल काउंटर। ये भी दिमाग में डाल लीजिएगा, कई चीजें यहाँ नहीं लिखी है, मैं बोल रहा हूँ, उसको नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। इसके बाद आपको जब आपको पता है कि आपने क्वेंचिंग गैस यहाँ लगा दिया, तो ये फॉल्स रीडिंग को कैसे रोकता है? आप सपोज कर लीजिए कोई पर्टिकुलर एटम है, ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है, ये भी एक एटम है। इस एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकला जिसे हम प्राइमरी कह रहे हैं, इसमें से भी एक निकला प्राइमरी कह रहे हैं, इसके अंदर भी प्राइमरी और ये भी एक प्राइमरी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब जाके
जाके क्वेंचिंग गैस से यूज़ करेंगे जब हमारे पास रीडिंग देंगे। इसके अलावा यदि इन एटम्स की टेंडेंसी ये होगी कि ये सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन को भी एमिट कर सकते हैं, मतलब इस प्राइमरी इलेक्ट्रॉन के बाद एमिट होने वाले सारे इलेक्ट्रॉन जो कि जाके ब्रोमीन से, क्लोरीन से या फिर हमारा अल्कोहल वेपर से यदि जो जाके जुड़ जाते हैं तो वो फॉल्स रीडिंग को बचाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन है, जिसको अपन फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, इस कॉन्सेप्ट को आपने कई बार पढ़ा होगा कि ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो आयनाइजेशन चैम्बर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके मुकाबले प्रोपोर्शनल चैम्बर में और ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी वजह से ब्रोमीन क्लोरीन का यूज़ किया जाता है एज अ क्वेंचिंग गैस, ताकि हमारे पास फॉल्स रीडिंग ना आए। इससे ज़्यादा ना आपको जानने की ज़रूरत है ना हमें। एक और चीज़ बचती है इसके अंदर, व्हाट इज़ P10 गैस। P10 गैस, इसमें 10% रूल है। P10 को 10% से याद करो तो 100% में से 10% निकालोगे तो क्या बचेगा 90। तो ये हो जाएगा 90% आर्गन प्लस 10% जो हमारा बचा है वो हो जाएगा 10% मीथेन। दिस इज P10 गैस, मिस नहीं होना चाहिए। हाँ, और एक और चीज़ मैंने बताई थी आपको स्टार्टिंग में कि लिक्विड स्किंटिलेटर्स, ये मुझे पता था, मुझे इसकी प्रोनाउंसिएशन जीवन भर में नहीं याद होगी। लिक्विड स्किंटिलेटर्स अपन यूज़ करते हैं तो वो किसके लिए यूज़ करते हैं? बीटा पार्टिकल्स के लिए। ये आपका पूरा डिटेक्टर का कॉन्सेप्ट आपका खत्म हो जाता है इतने में ही। मुझे पता है कुछ लोगों ने समझ में आया होगा, कुछ को नहीं समझ में आया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, अपन चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, और आपको सबसे ज्यादा याद करने वाला भी टॉपिक यही है। तो फाइनली अपन है अपने लास्ट टॉपिक पे जो कि है एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स। अब एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो आइसोटॉप्स ऐसे कई सारे हैं, लेकिन कुछ एक मतलब मैंने यहाँ लिख दिए हैं जो कि मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ तो डिटर्मिनेशन ऑफ पॉलीसिथीमिया, इसमें फॉस्फोरस 32 यूज़ होता है, ये इंपॉर्टेंट कह लीजिए। इसके अलावा प्रेग्नीशियस अनीमिया में अपन यूज़ करते हैं कोबाल्ट को, ये कह लीजिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एडवांस स्टेज कैंसर में अपन यूज़ करते हैं कोबाल्ट 60 को, ये इंपॉर्टेंट है। खैर आपको ये सारे याद करने, इसके अलावा भी यदि आपको मिल जाए तो आप वो भी याद कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन में ये सवाल पूछा हुआ है, कई बार मैंने देखा है ऐसे, स्टेरिलाइजेशन में कौन से कोबाल्ट के आइसोटॉप को यूज़ करते हैं, तो कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं। अब देखिए कुछ चीज़ें बहुत कॉमन है। आपको यदि सोडियम का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है तो आप Na का वो लेंगे, Na का आइसोटॉप लेंगे। यदि आपको पोटेशियम का मेटाबॉलिज्म पढ़ना है तो आप पोटेशियम का आइसोटॉप लेंगे। यदि आपको आयरन का पढ़ना है तो आयरन का आइसोटॉप लेंगे। आयरन और किस चीज में जरूरी है? हमारे ब्लड फॉर्मेशन में जरूरी है, तो अपन आयरन का यूज किस में करते हैं? आयरन इज यूज आयरन मेटाबॉलिज्म एंड आरबीसी फॉर्मेशन, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। आपको पता आयोडीन है, आयोडीन हमारे मतलब प्लाज्मा वॉल्यूम मेजरमेंट में यूज आता है। ऐसे ही अपन वापस ऊपर आ जाते हैं तो एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर के लिए अपन ब्रोमीन को यूज करते हैं। कैल्शियम रिलेटेड डिसऑर्डर को में हम कैल्शियम यूज करेंगे। आपको क्या याद करना है? ये 45, 47, 82 ये जो मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये चीजें आपको याद करनी है। अब ये क्या है? ये हैं इनके मास नंबर जो कि इन्हें आइसोटॉपिक बनाते हैं। ठीक, अब देखिए मैंने आपको Na बताया था, आयन एक्सचेंज के लिए यूज होता है। फ्लोरीन है हमारा बोन स्कैनिंग एंड स्टडी ऑफ बोन मेटाबॉलिज्म, तीत के लिए भी यूज करते हैं कई बार अपन, डेंटाइन वगैरह में जब कुछ प्रॉब्लम आती है तो। ऐसे ही आयोडीन हो गया, स्टडी ऑफ रेनल फंक्शन के लिए यूज करते हैं। पॉलीसिथीमिया बता दिया आपको। यूट्रियम ब्रेन स्कैनिंग एंड एक्शन ऑफ GFR ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक टर्म यूज होती है DYPTA ऐसे कुछ करके। खैर ठीक है, इसके अलावा आप रूबिडियम का यूज करते हैं मायोकार्डियल ब्लड फ्लो डिटर्मिनेशन के अंदर, आपको ये बताया ही है। सेलेनियम का अपन यूज करते हैं पैराथायराइड ग्लैंड के स्कार्स का स्किंटिलेशन करने के लिए। सेम यहाँ पे अपन मरकरी का यूज करेंगे स्किंटिलेशन स्कार्स ऑफ किडनी में यूज करने के लिए। कार्सिनोमा ऑफ प्लूरल कैविटी में कार्सिनोमा को ट्रीट करने के लिए अपन गोल्ड का यूज करते हैं। डायग्नोसिस में यूज होता है प्रिग्नेशियस अनीमिया के कोबाल्ट। तो ऐसे ही ये सारे के सारे जो आपके एप्लीकेशंस बनते हैं, इनको ऐसे का ऐसा ही आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप कहीं भी सवाल लगाते हैं तो इनके अलावा भी यदि आपको रेडियो आइसोटॉप्स मिलते हैं तो मेक श्योर दैट यू नोट दैट डाउन। ठीक है, क्योंकि सवाल वहां से बनते हैं और भाई साहब जरूरी हैं। तो ऐसे सवाल, ये सारी चीज़ों को करिए। इस तरीके से आपका जो रेडियो फार्मास्यूटिकल का जो यूनिट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब तो इस तरीके से रेडियो फार्मास्यूटिकल्स की जो यूनिट है आपकी इनऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की, वो कंप्लीट हो जाती है। यदि इससे रिलेटेड इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपको सवाल ना लगा पाएँ या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो कि आपको लगता है कि आपको पूछनी चाहिए, तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में जाएँ और कमेंट करें। मैं जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा।